नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। सामान्य सा राजनीति का सिद्धांत है कि सत्ता पर पूर्ण पकड़ रखकर चीजें अपने मन के मुताबिक करना राजा से लेकर आज के आधुनिक राष्ट्र में हर कोई चाहता है। और बात जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की हो तो हर मुल्क अपनी चौधराहट पड़ोसियों के गाये बगाए देने में समय नहीं लगाता, और अगर उसकी कोई योजना असफल होती है तो अपनी शक्तियों को पुनः संगठित करने के लिए युद्ध में झोंकना, ताकि प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके और सत्ता में पुनः अपने आप को प्रतिस्थापित कर देना प्रमुख लक्ष्य होता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन की असफलता के बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में अपना फिर से नियंत्रण कायम करने के लिए 1962 में चीन के कद्दावर नेता माओ त्से तुंग ने युद्ध किया भारत के साथ, जिसका परिणाम भारत बुरी तरह युद्ध हार गया। अभी हम युद्ध की विभीषिका से खड़े ही हो रहे थे कि 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। स्वाभाविक है चिंतित होना। फिर 1965 में भारत पाक का युद्ध हो जाता है। तब सामरिक संतुलन के लिहाज से भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस दिशा में तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी और भाभा के बीच एक बैठक होती है, जिसमें विजन पर बात होती है। यह एक स्वाभाविक सी सामान्य सी बात थी। कोल्ड वॉर एरा में यह असामान्य था। युद्ध के पश्चात एक इंटरव्यू को प्लॉट किया जाता है, जिसमें दावा किया जाता है कि भाभा ने कहा है कि 18 महीने के दौरान मुल्क को वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना सकते हैं। इससे CIA और KGB दोनों के पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। यहाँ से चीजें तेजी से बदलनी शुरू होती है। दरअसल गंभीरता से गौर करें तो भारत पर अपनी वैचारिक बातों को थोपने का दौर प्रारंभ हो चुका था। उस दौरान भाभा ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी तेजी से उभर चुके थे। कॉस्मिक किरणों से लेकर थोरियम तक पर अपने विचार से विश्व का ध्यान आकर्षित कर चुके थे, और शास्त्री जी ने अपनी छवि इतनी पुख्ता कर ली थी कि बाकी देशों ने सोचा भी ना था कि एक नाटे कद का ये इंसान इतना जीवट हो सकता है, जो भारत को डिज्नीलैंड बनाने के रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा। और ये दो शख्स कांटे की तरह चुभने लगते हैं। क्यों? क्योंकि थोरियम, जो पूरे विश्व में 70% भारत में, 10% चाइना में और 20% अन्य विश्व में मिलता है, उसकी वकालत सबसे पहले भाभा ने ही की थी, परमाणु ऊर्जा के रूप में, जो यूरेनियम के स्रोत को कम करके थोरियम का प्रयोग करने की उनकी जो थ्योरी थी। यह खटकने वाली बात बाजार को नागवार गुजरती है। 62 के युद्ध के बाद 65 के युद्ध में अपनी नेतृत्व की क्षमता से महज 3 सालों के दौरान शास्त्री जी उभर कर सामने आए, ये भी खटकने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत लगभग हर बात के लिए आश्रित था। पर भाभा की थोरियम थ्योरी और शास्त्री जी का ग्रीन रेवोल्यूशन उनकी आंखों में चुभ गया। 65 के युद्ध का समझौता ताशकंद में होता है। अब चीजें समझिए। उस समझौते के कुछ ही घंटे के बाद शास्त्री जी 11 जनवरी को मृत पाए जाते हैं। 24 जनवरी को एक विमान फ्रांस की पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है, जिसमें भाभा की मृत्यु हो जाती है। मात्र 15 दिनों के अंदर ये दो झटके ये मुल्क सहता है। दरअसल निर्बाध रूप से निष्पक्ष होना इतना मार्मिक अंत का परिचायक होता है। ये दो मौतें उसका जीता जागता सबूत है और कुछ नहीं। कंचनजंगा प्लेन का पायलट अपनी सही पोजीशन जेनेवा एयरपोर्ट को बताने में नाकाम रहता है, और शास्त्री जी की मौत का सच वो मुल्क भी इस मुल्क को बताने में नाकाम रहता है। इन दो नाकामियों के बीच अगर कोई कायम रहता है तो वो था बाजार। शास्त्री और भाभा इनकी बिसात में बाधक थे, क्योंकि गुर्बत गरीबी किसी भी बाजार के लिए मुनाफे का सौदा होती है, और बाजार के रास्ते में बाधक तत्व पंच तत्व में विलीन होते नहीं कराए जाते हैं, ताकि धंधा निर्बाध रूप से चलता रहे और मुनाफा पीटा जाए। और जब सब कुछ बाजार के अधीन हो और मंशा सिर्फ मुनाफे की हो,
तो बरबस क्रांतिकारी कवि गोरखनाथ पांडे जी की वो कविता याद आ जाती है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है, यह सुबह सुबह की बात है। नमस्कार।